ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आतंक के खिलाफ सख्त कदम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आंतरिक सुरक्षा मामलों के जानकार मनोज जोशी और पत्रकार चेतन चौहान। मनोज जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में आज भारत में आप इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन किस तरह से देखते हैं? आज की हालत तो बहुत सुधर गई है। भारत में 90 का जो दशक था, पंजाब और कश्मीर में जो हालात थे, 2000 का जो दशक था जबकि माओवाद फैला हुआ था, उसके मुकाबले अगर आप आज देखेंगे तो आप देखेंगे कि कश्मीर में थोड़ा बहुत अभी आतंकवाद है, पंजाब में तो बिल्कुल ही मिट गया है और माओवाद भी जो है काफी कंटेन हो गया है अपने जंगल का जो इलाका है। जहां तक कि और देश में जो इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, कोई बड़ा राइट ऐसा कोई फसाद तो हुआ नहीं है। ये जरूर है कि इतने बड़े देश में कहीं न कहीं कभी न कभी कुछ न कुछ होता रहता है, पर जो कुछ भी है वो पहले के मुकाबले से तो जरूर कम है। मनोज जी, जैसे अभी हमने पिछले दिनों में देखा कि जैसे खरगोन मध्य प्रदेश में, करौली में, कुछ और जगहों पे कुछ कम्युनल इंसिडेंट्स हुए और जिसमें रोल बताया गया कि इसमें फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, कुछ जगह पीएफआई का नाम भी लिया गया, स्पेशली करौली में। तो ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट हो रहे हैं, इनको मानते हैं आप कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक रिस्क है? देखिए, ये जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, इसमें दो हाथ से ताली बजती है। तो इसमें केवल एक तरफ का रोल नहीं रहा है, फंडामेंटलिस्ट दोनों तरफ से जो है भिड़े हैं। जो कुछ भी हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये पीएफआई कहना या ये कहना या वो कहना जो है वो सही होगा। ये एक हमारे लिए समस्या है, देश के लिए समस्या है, क्योंकि इस देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और काफी तादाद में रहते हैं। तो अगर ये स्थिति ऐसी ही रही और ऐसे ही बिगड़ती रही है, इसको हम नियंत्रण में नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस समय इल्जाम लगाना तो एक चीज है, कहना कि ये इस कम्युनिटी ने किया या उस कम्युनिटी ने किया, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि एक ही कम्युनिटी जो है जिम्मेदार है इसके लिए। एक खासियत ये भी है कि ये कुछ इलाकों में सीमित था। बड़े बड़े स्टेट हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, वहां भी रामनवमी मनाई गई, वहां तो कुछ नहीं हुआ। तो ये हो सकता है कि लोकलाइज्ड इंसिडेंट्स हो, लोकलाइज्ड सिचुएशन है, पर फिर भी देश के लिए जो है एक बहुत बड़ा खतरा है। जब जानते हैं कि यहाँ पे पहले भी फसाद हुआ है, दंगा हुआ है और साथ साथ जो समस्या होती है एक समय सिचुएशन को काबू में लाने की, उस समय जो है वो चूक जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको बहुत सख्ती से लेना चाहिए। मनोज जी, जैसे आपने कहा कि अभी भी कश्मीर में आतंकवादी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो कश्मीर की स्थिति आपका आंकलन किस तरह करेंगे? कश्मीर की स्थिति काफी नियंत्रण में है और जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, पाकिस्तान की तरफ से भी घुसपैठ घट गई है। 1 महीने पहले की बात है, मैंने अखबार में देखा था कि कश्मीर के पुलिस अफसर खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे घुसपैठ इस मामले में थोड़ी घट गई है। पर सवाल ये है कि कश्मीर जैसे इलाका है, वहाँ पे केवल एक पिस्तौल से आदमी जो है भय पैदा कर सकता है। और आपने देखा है ये जो 1-2 जो मर्डर हुए हैं, लोगों को मारा गया है, वो एक किसी ने रैंडम पे एक पिस्तौल से मार दिया। अब ऐसी सॉफ्ट टारगेट की प्रोटेक्शन तो हो नहीं सकती है। हालांकि ये जरूर है कि उसके बाद पुलिस ने और आर्मी ने अपनी कार्रवाई की है और जो भी आतंकवादी थे उनको ढेर कर दिया। पर एक आम जो पॉपुलेशन है उसको हर आतंकवादी से सुरक्षित रखना बड़ा मुश्किल है। और कश्मीर में इस समय ये हालत है कि जो हथियार जो है कि आतंकवादियों के लिए काफी कमी हो गई है, उनके हाथ हथियार नहीं पड़ रहे हैं। काफी स्नैचिंग के इंसिडेंट्स भी हैं कि मतलब हथियार पुलिस वालों से छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हथियार उनके हाथों में नहीं है। और अब जो है एक नया सिलसिला है, जैसे मैंने आपसे कहा कि पिस्तौल इस्तेमाल की जा रही है। पिस्तौल छोटी होती है, बहुत आसानी से छिपाई जाती है और जहां तक कि सॉफ्ट टारगेट होता है, मतलब जो कि बिल्कुल ही अनआर्म्ड आदमी है, कोई आम आदमी है, उसको मारना इतना मुश्किल नहीं है। उसको जाके गोली मार दी और वो ढेर हो जाता है। तो कश्मीर में अब इस समय एक अजीब हालत है कि जो बड़ा आतंकवाद होता था पहले, जो कि मतलब AK-47 से आर्मी के ऊपर हमला या पुलिस की टुकड़ी के ऊपर हमला, वो नहीं है। पर जो आम आदमी है, जो कोई दुकानदार है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई वहाँ मजदूर है, तो उसको मारने में इतनी मुश्किल नहीं है। तो एक पिस्तौल लेके पिस्तौल से ही काम चला लेते हैं। असल आतंक तो वही होता है कि एक आदमी का मर्डर कर दिया, उससे आतंक फैल जाता है। मनोज जी, जैसे हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, जो बाहरी लोग हैं, मान ली बिहार के हो गए, झारखंड के हो गए या
और भी कुछ हिंदू पंडित भी हैं, उन पे भी काफी अटैक हुए हैं। अगर अब आंकड़े देखे जाएं, पिछले काफी सालों में ऐसा नहीं हुआ था, पर पिछले हमने 6 महीने 1 साल में देखा है कि इस तरह के इंसिडेंट काफी ज्यादा हुए हैं। और दूसरा एक बात जो कही जा रही है कि होम ग्रोन जो टेररिस्ट हैं वहाँ पे, हाँ, उनकी तादाद भी काफी ज्यादा है। होम ग्रोन ही अब जो ज्यादा है, तो पाकिस्तान से घुसपैठ जो है वो कम हो गई है। और जो सीज फायर जो पिछले फरवरी 2021 से जो चली आ रही है, क्योंकि जब भी नियंत्रण रेखा पे बमबारी होती थी या वहाँ पे फायरिंग होती थी, उसका एक ही मकसद था। उसका मकसद ये था कि घुसपैठ करवाई जाए। जो बाहर का जो टेररिस्ट था उसकी कैपेबिलिटीज घट गई हैं और डोमेस्टिक टेररिज्म जो है, जो होम ग्रोन एलिमेंट है, वो बढ़ गए हैं। और पर जैसे मैंने आपसे कहा कि वो होम ग्रोन एलिमेंट जो है, उनके पास उतना असला नहीं है, असले की कमी है, तो वो लोग पिस्तौल इस्तेमाल करते हैं या छिने हुए हथियार इस्तेमाल करते हैं। और उनका काम क्या होता है, वो एक आदमी का मर्डर कर देंगे, कोई भी जो है रैंडम पे मर्डर कर देंगे। उनका काम है भय फैलाना। मनोज जी, हम अब कश्मीर से जाते हैं कि लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है, जो माओइज्म है, उसकी अगर हम आंकड़े देखें तो छत्तीसगढ़ में बस्तर, गढ़चिरौली, इसके अलावा अब इंसिडेंट जो है, मेजर इंसिडेंट, हाँ, झारखंड में या आप देख लीजिए उड़ीसा में नहीं हुए हैं पिछले कुछ सालों में। और अगर आप नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भी देखिए, 150-160 से कम होके सिर्फ 50-55 डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं, जिसको केंद्र सरकार मानती है कि वो माओइस्ट इफेक्टेड एरियाज हैं। तो ये जो माओइज्म का वायलेंस और इन्फ्लुएंस इतने सालों में कम हुआ है, उसके मूल कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, उसका मुख्य कारण यही है कि वो एरियाज जो हैं, जैसे आप जानते हैं कि वो बिल्कुल एकदम जंगल के इलाके थे, जहाँ पे कम्युनिकेशन की परेशानी है, वहाँ जाना ही पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। तो धीरे धीरे जो है, जब वहाँ पे विकास हो रहा है, कुछ सड़कें बन रही हैं, कुछ कम्युनिकेशन हो रहे हैं, सरकार गवर्नेंस जो है दोबारा कायम हो रहा है धीरे धीरे, उस वजह से वो जो इलाका जो माओइस्ट के हाथ में था, जहाँ की उनका केवल उन्हीं का अपना राज था, जहाँ पे वो अपनी मनमानी करते थे, वो घटती चली जा रही है। और इसी वजह से जो है आप देख रहे हैं कि उसकी श्रिंकेज हो रही है। मनोज जी, इसके बाद एक पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे अक्सर खबरें आया करती थी कि एक्सट्रीमिज्म, लोग वारदातें हो रही हैं, और पहली बार काफी सालों के बाद, मुझे लगता है कि 12-13 सालों बाद आफ्सपा हटाया गया, लगभग आधे असम से, कुछ क्षेत्र मणिपुर में हटाया गया। तो उससे आप मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो सिचुएशन है वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, जबकि नागालैंड में जो पीस टॉक्स है वो भी अभी भी कंक्लूड नहीं हुई है? इम्प्रूवमेंट तो काफी हुआ है। मतलब जो जैसे वो जमाना था जबकि उल्फा का जमाना, जो उल्फा वहाँ पे हावी था, वो तो अब सिचुएशन नहीं रही। नागालैंड और मणिपुर में भी यही बात थी। मणिपुर में अभी भी जो कई छोटे मोटे जो वहाँ पे ग्रुप हैं, वो अभी भी आतंक फैलाते हैं। पर वो जो पहले की बात थी, पुरानी बात थी, वो अब खत्म हो गई है। एक तो यह है कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, दूसरा यह है कि आर्मी और पुलिस के जो ऑपरेशन रहे हैं, उससे काफी जो इंसर्जेंट्स को घाटा हुआ है। तो इस समय आप जानते हैं नागालैंड में तो ज्यादातर समय सीज फायर चल रही है, अभी वो बातें चल रही हैं NSCN और सरकार के बीच में। और त्रिपुरा में भी जो इंसर्जेंसी थी, थोड़ी लोकल आदिवासी लोग जो थे उनकी वजह से थी। और बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार आई है, वहां पर वो सह नहीं मिलती है, और उसका बिल्कुल एकदम असर जो है हम देख रहे हैं कि इंसर्जेंसी जो है लगभग खत्म ही हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। अभी आप सुन रहे थे आतंक के खिलाफ सख्त कदम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आंतरिक सुरक्षा मामलों के जानकार मनोज जोशी और पत्रकार चेतन चौहान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।